देखिए लास्ट टाइम पे हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में बताया था कि जो प्लांट हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैरोटीनो, ज़ेंथोफिल। इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होता है, ब्लू, ग्रीन या फिर ब्राइट ग्रीन कलर होता है, कैसा होता है, ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है। कैरोटीन का कलर कैसा होता है, येलो ऑरेंज कलर होता है, जबकि ज़ेंथोफिल का येलो कलर होता है। बता दो क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या बताया था, C55H72 है या 70 है, H72O5N4Mg। इसमें से अगर दो हाइड्रोजन हटा दें, एक ऑक्सीजन लगा दें, क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल बी बन जाएगा। जबकि कैरोटीन का फार्मूला क्या है, C40H56। इसमें दो ऑक्सीजन लगा दो, क्या बन जाएगा, ज़ेंथोफिल बन जाएगा। सभी के फार्मूले याद है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इन चारों पिगमेंट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल ए। बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, इसी को बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव पिगमेंट। सबसे पुराना पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए ही है। यूनिवर्सल पिगमेंट किसे बोलते हैं, ए को बोलते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा में ऊपर होता है हेड, नीचे होती है टेल। इसमें भी सेम कहानी है, ऊपर हेड का नाम है पोरफाइन हेड, नीचे टेल का नाम, बोले क्या नाम है, फाइटोल टेल। हेड और टेल के बीच में जो बॉन्ड बना है उसका नाम क्या है, एस्टर बॉन्ड। बता दो जो हेड होता है इसकी लेंथ कितनी है, 15 एंगस्ट्रॉन, और विड्थ कितनी है, 15 एंगस्ट्रॉन। जबकि टेल की लंबाई कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉन। इन दोनों में कौन हाइड्रोफिलिक है, हेड है हाइड्रोफिलिक और टेल है हाइड्रोफोबिक। कौन है एसिडिक इन नेचर, कौन है एल्कोहलिक इन नेचर, टेल है। हेड और टेल में कौन मेम्ब्रेन में धसा हुआ रहता है, टेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है। किसकी मेम्ब्रेन में, थाइलेकोइड, ये लिखा था ना। यहाँ पे मुझे बता दें कि जो हेड है उसमें कितनी पायरोल रिंग है, 4। बोला गया टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर। सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे, ध्यान से सुनना, सेकेंड पायरोल रिंग के तीसरे कार्बन पे अगर CH3 है तो क्या बोले, ए बोलेंगे। अगर CHO है तो क्या बोले, क्लोरोफिल बी बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, तो सेंटर में पोरफाइन हेड के सेंटर में कौन मिलता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वजह से ही हेड होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। बोलो क्लियर है। फिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल की, तो जो क्लोरोफिल है उसकी सिंथेसिस करना है, कौन सा अमीनो एसिड चाहिए, ग्लाइसिन। कौन सा चाहिए, नहीं बताया तो इसी के आगे हेडिंग डालेंगे सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल किस अमीनो एसिड से होती है, नाम याद रखें, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। बात करना बंद करें, अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। और एक कंपाउंड यहां पे यूज होता है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या बोलेंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बोला जाता है। तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को यूज करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। और यहाँ पे जो मेटल्स यूज किए जाते हैं उनके नाम याद रखें, मैग्नीशियम एंड आयरन। आयरन और मैग्नीशियम को यहाँ पे यूज किया जाता है। और साथ में यहाँ पे मैग्नीशियम आयरन को जब मिलाया गया यहाँ पे ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है प्रोटोक्लोरोफिल। बोलो क्या बनेगा, प्रोटोक्लोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोक्लोरोफिल जो है ये अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। क्लोरोफिल बनने से पहले जो स्ट्रक्चर बना है उसका नाम है प्रोटोक्लोरोफिल। अब इस पे पड़ेगी लाइट, लाइट पड़ने पे यूज किए जाएंगे दो हाइड्रोजन, और यही प्रोटोक्लोरोफिल आगे चल के क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल। क्या बनेगा, क्लोरोफिल। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर क्लोरोफिल को बनानी है तो हमें क्या चाहिए, लाइट। मान लो प्लांट को लाइट ना मिले तब क्या होगा, तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर ये लाइट एब्सेंट है तो फिर इस कंडीशन में जो प्लांट है उसमें जो लीव्स हैं वो हमें येलो कलर्स की दिखाई देने लगेंगी, पीले कलर्स की, येलो लीव्स।
तो यहाँ पे जो येलो लीफ दिखाई देने लगी हैं, इस तरह के प्लांट को जिसमें येलो लीफ दिखाई देती हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं इटियोलेटेड प्लांट। क्या बोलेंगे? तो आपसे पूछा जाएगा इटियोलेटेड प्लांट में किस चीज की कमी है, बोलेंगे क्लोरोफिल की कमी है। क्यों कमी है क्लोरोफिल की? क्योंकि उसे प्रॉपर लाइट नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसकी लीव्स का कलर कैसा दिखेगा? येलो कलर का दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हेडिंग डाल दें, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, पॉइंट नोट कर लें इसे। देखिए यहाँ जो कैरोटीनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल को तो हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं दो तरह के, कौन कौन से? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये हमें पता है। कैरोटीन जो होता है इसका कलर भी हमें याद है, ये होता है येलो ऑरेंज का कलर, जबकि ये होता है येलो कलर। कैरोटीन का फॉर्मूला C40H56, इसमें C40H56O2। आगे बढ़ते हैं। कैरोटीन जो होता है ये कई तरह का मिलता है, लेकिन इनमें से जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैरोटीन है उसका नाम है बीटा कैरोटीन। क्या बोलेंगे? ये सबसे ज्यादा हमें कैरोटीन का टाइप मिलता है, और ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है? कैरेट, जो गाजर है उसमें आसानी से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़ैंथोफिल जो है वो सबसे ज्यादा जो
प्रकार का जो ज़ेंथोफिल पाया जाता है उसका नाम है ल्यूटिन। तो नाम है, ये ल्यूटिन जो है किसका प्रकार है? ज़ेंथोफिल का। बीटा कैरोटीन किसका प्रकार है? कैरोटीन। ये हमें बीटा कैरोटीन कहाँ मिलेगा? कैरेट। जबकि ल्यूटिन कहाँ मिलेगा? मेज। जो मक्का होता है उसी को बोलते हैं मेज। तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दोनों के याद रहे। यहाँ पे हमें ये बात देखनी है कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनके क्या क्या कार्य हैं, फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन लिखा हुआ है, देखो हमें याद है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है आपको क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O। तो H2O यूज होता है। H2O जब यूज होता है तो जब H2O का ब्रेकडाउन होता है तो स्टार्टिंग में H2O टूट के बनाता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ये सिंगल जो ऑक्सीजन लिखा है इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? नवजात ऑक्सीजन इसे बोला जाता है, या नेसेंट ऑक्सीजन इसे बोलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन जो यहाँ पे पाई जाती है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा, फिर से क्या बना? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे कई सारे बनते रहते हैं, ध्यान से सुनना। ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है अनस्टेबल। कैसा होता है? स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। मतलब ये किसी से भी जाके रिएक्शन कर सकता है। और याद रखो, अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन डीएनए से रिएक्ट कर गया तो सेल को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये किसी से रिएक्ट ना कर ले, इसलिए इस नेसेंट ऑक्सीजन को मिला के क्या बना दिया जाता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये काम करता कौन है? कैरोटीन। तो कैरोटीन का काम है जो नवजात ऑक्सीजन बनी है, जिसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। ये पॉइंट समझ में आया? नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्या फायदा? पड़ा रहने दे। क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये किसी को भी डैमेज कर सकता है। डीएनए को डैमेज किया तो सेल को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए किसमें कन्वर्ट करेगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। फिर ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो इस बात को याद रखें। अगला पॉइंट लिखा है, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये किसकी तरह कार्य करते हैं? सील्ड पिगमेंट, या हिंदी में बोलते हैं ढाल वर्धक। जो युद्ध में कोई भी जो युद्ध लड़ने जाता है वो यूज करता है, ढाल यूज करता है, देखा ना? तो उसमें जो ढाल यूज की जाती है उसका काम क्या होता है? जो युद्ध लड़ रहा है उसे बचाने का कार्य करती है वो। इसी तरह से हम लोग आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में मेन काम जो होता है वो क्लोरोफिल का होता है। किसका काम है? अब क्लोरोफिल जो है ये मेन काम कर रहा है। ये मान लो कि ये फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से यही कर रहा है। अब इस फोटोसिंथेसिस को क्या करना है? बचाने का काम। तो फोटोसिंथेसिस पे अगर बहुत ज्यादा लाइट पड़ जाती है तो ये टूट जाता है, और ज्यादा लाइट से अगर क्लोरोफिल टूट जाए, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं प्रकाश ऑक्सीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? तो ज्यादा प्रकाश की तीव्रता पड़ गई तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। उसे बचाने के लिए कौन पाया जाता है? कैरोटीनॉइड। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल है इसे चारों तरफ से घेर के कौन रखे हैं? कैरोटीनॉइड। तो इस बात को याद रखें, ये कैरोटीनॉइड चारों तरफ से क्यों घेर के रखा हुआ है? क्योंकि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो पहले ये लाइट किस पे पड़ेगी? कैरोटीनॉइड्स पे पड़ती है। कैरोटीनॉइड क्या करेंगे? इस लाइट को, इसकी इंटेंसिटी को घटाने का काम करेंगे, और घटने के बाद ये लाइट कहां पे पहुंचेगी? क्लोरोफिल के पास पहुंचेगी। तो ज्यादा लाइट ना पड़े इसके लिए कौन प्रेजेंट है? कैरोटीनॉइड। तो यही पॉइंट लिखा है, एक्ट एज अ शील्ड पिगमेंट। क्लोरोफिल को प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाते हैं, मतलब उसे फोटो ऑक्सीडेशन, या फिर बोले क्लोरोफिल को टूटने से बचाने का काम कौन करता है? कैरोटीनॉइड। सीधी सी बात। अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाली वेवलेंथ की रेंज को बढ़ाता। इसका मतलब क्या है? देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो TW एंगलमैन है, नाम याद है? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक एल्गी यूज किया था। क्या नाम था? क्लैडोफोरा। क्या नाम था? क्लैडोफोरा एल्गी को जब इन्होंने यूज किया था तो इन्होंने देखा था कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहां पे जाके इकट्ठे हो जाते थे? ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे। कहां पे सबसे कम? ग्रीन रीजन पे। कहां पे? ग्रीन पे। ग्रीन रीजन में देखा गया है कि जो क्लोरोफिल होती है ये ग्रीन लाइट को जनरली एब्जॉर्ब नहीं करती है। सबसे ज्यादा किसे करेगी? ब्लू को, फिर रेड को। लेकिन हम लोग आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये ब्लू के साथ साथ ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब नहीं की थी उस लाइट को भी एब्जॉर्ब करने का कार्य किसने किया है? कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स ने फोटोसिंथेसिस में उस लाइट को भी यूज किया है जिस वेवलेंथ को किसने यूज नहीं किया था? क्लोरोफिल ने। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाली वेवलेंथ की रेंज को बढ़ाने का कार्य
पहले वेवलेंथ की जो रेंज थी वो केवल क्या थी, ब्लू थी और रेड थी, लेकिन इसे बढ़ाने का काम, ग्रीन को भी यूज करने का काम किसने किया है, कैरोटिनॉइड्स ने किया है। ये पॉइंट समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, एक बार फिर से बता दें कितने तरह के, दो, क्या क्या नाम है, और जेंथोफिल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैरोटीन का नाम बीटा कैरोटीन, कहाँ मिलेगा, कैरेट में मिलेगा। जबकि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेंथोफिल का नाम ल्यूटिन, कहाँ मिलेगा, मेज में मिलता है। नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कैरोटीन करता है। बता दें कि ये सील्ड पिगमेंट की तरह काम करेगा क्या। सील्ड पिगमेंट का मतलब यहाँ पे जो क्लोरोफिल है उसे ज्यादा लाइट से बचाने का कार्य ये करता है। बोलो ये बात समझ में आई। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था उसे भी एब्जॉर्ब करने का काम किसने किया है, कैरोटिनॉइड्स में। तो तीनों फंक्शन क्लियर है, नोट कर लें इसे।
देखिए ध्यान से सुने, यहाँ पे इसके बाद कुछ ग्राफ हैं जिसमें ये बताया गया है, एनसीईआरटी में भी दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन या कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, किसे बहुत ज्यादा करते हैं, किसे कम करते हैं या किसे एब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोग को यहाँ ग्राफ से आसानी से पता लग जाएगा। देखें यहाँ पे दो ग्राफ है, पहले ग्राफ का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरे ग्राफ का नाम है एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूछा जाएगा किसके किसके बीच में ग्राफ है, तो बोलेंगे बिटवीन द लाइट एब्जॉर्ब्ड वर्सेस वेवलेंथ, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ। तो दोबारा से सुने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ बिटवीन लाइट एब्जॉर्ब्ड वर्सेस वेवलेंथ। मतलब इसका मतलब यह है कि जो कोई भी पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल ए है, वो किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उस पे जो भी वेवलेंथ डालेगी, अब वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचा गया उस ग्राफ का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब सारे पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, सबने जो भी लाइट को एब्जॉर्ब किया, अब इस लाइट को एब्जॉर्ब करके करेंगे क्या, इसे फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे। तो देखा गया किस लाइट पे फोटोसिंथेसिस की दर कम है, किस पे दर ज्यादा है, तो उसके बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो उसे नाम क्या दिया गया है, एक्शन स्पेक्ट्रम। बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखें, यहां पे सबसे पहले क्लोरोफिल ए की बात करते हैं। जो क्लोरोफिल ए है इसका ग्राफ सारे लोग इधर ध्यान से देखें, अभी इसे बनाए नहीं। यहां पे क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ देखा गया, तो यहां पे देखा गया कि जो इसका पीक है, जो इसका मैक्सिमा है, वो कुछ इस तरह से आएगा, फिर ये ग्राफ नीचे आ जाता है। ग्रीन लाइट को ये जनरली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, फिर ये किसे एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो ये मुख्य रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि जो क्लोरोफिल ए है, ये किसका ग्राफ है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पे हम लोगों ने अलग अलग लाइट को डाला, देखा कि इसने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया है। देखें सबसे पहले तो ये समझ ले, 400 से 700 नैनोमीटर के जो बीच की लाइट होती है, प्लांट इसी को फोटोसिंथेसिस में यूज करता है और इसे नाम देते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलेंगे, ये पहले बताया था क्या, नहीं बताया, तो अभी ये जान लें कि यहाँ पे प्लांट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट को यूज करता है, तो बोलेंगे 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है, इसे फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज करता है। फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज होती है इसे नाम दिया जाता है PAR। क्या बोलेंगे, PAR का फुल फॉर्म याद करेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ध्यान से सुनना, सनलाइट जो आती है, सनलाइट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है वेवलेंथ का। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती है, विजिबल लाइट भी होती है, इंफ्रारेड रेज भी होती हैं, लेकिन प्लांट जो होता है ये केवल और केवल यूज करता है विजिबल लाइट। कौन सी लाइट, और विजिबल लाइट की रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। तो इस लाइट को नाम क्या दिया है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्यों नाम दिया है, क्योंकि यही लाइट फोटोसिंथेसिस में क्या है, एक्टिव है, तो नाम पड़ गया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। नाम याद हो जाएगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो वही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की जो लाइट होती है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। यहां पे हमें पता है 400 से 700, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट याद है, जब लाइट उस पर प्रिज्म से पास होती थी तो वो 7 कलर में टूट जाती थी। कौन कौन से कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। तो वही कलर लिखे हुए हैं। ये कलर आपको कहां से कहां तक मिलेंगे, 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच में हमें मिलते हैं। बोलो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 400 से 500 के बीच में कौन कौन सा कलर मिलेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तीनों को मिला के नाम दिया जाता है ब्लू रीजन। क्या बोलेंगे, 500 से 600 के बीच में ग्रीन और येलो मिला के नाम दिया गया है ग्रीन रीजन। ऑरेंज और रेड को मिला के नाम दिया गया है रेड रीजन। यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो वाई एक्सिस है, यहां पे हम लोग लेते हैं लाइट एब्जॉर्ब्ड। कौन सी लाइट को डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया है,
तो वेवलेंथ और लाइट एब्जॉर्ब के बीच में जो भी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा उसी ग्राफ का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखें यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है इसने कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया है? बोलेंगे ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया है। फिर किसे किया है? रेड को। किसे ये नहीं करता है? ग्रीन को नहीं करता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो जहां जहां पे यहाँ ग्राफ ऊपर जाएगा मतलब उसे एब्जॉर्ब किया गया है, जब ग्राफ नीचे चला जाए समझ जाना उसे एब्जॉर्ब नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल बी का ग्राफ देखते हैं। ध्यान से देखें सारे लोग। क्लोरोफिल बी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से है। ये क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। क्लोरोफिल बी का जो ग्राफ होता है इसमें भी आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी जो मैक्सिमा आता है, जो मैक्सिमा है वो कहां पे, किस रीजन में है? बोलेंगे ब्लू रीजन में है। अगला मैक्सिमा कहां पे है? रेड रीजन में है। मिनिमा कहां पे मिलता है? ग्रीन रीजन में। तो चाहे क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? एक बार बोल दें कौन सा है? ब्लू लाइट को, उसके बाद रेड लाइट को, और सबसे कम ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बोलो ये बात सभी को समझ में आ रही है? फिर आगे बढ़ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स को देखते हैं। कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ देखें, इसका ग्राफ बिल्कुल अलग है। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं इनका ग्राफ कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है कि ये ब्लू लाइट को तो एब्जॉर्ब करते ही हैं और साथ में कुछ पोर्शन ग्रीन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस बात को याद रखें, कुछ ना कुछ ये ग्रीन का भी पार्ट एब्जॉर्ब करते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, याद रखेंगे, ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन पोर्शन को भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ग्रीन लाइट को कौन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था? क्लोरोफिल। तो जो लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता है उसे भी एब्जॉर्ब करने का काम किसने किया है? कैरोटीनॉइड्स। तो ये थर्ड पॉइंट यही बता रहा है कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो लाइट फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूज नहीं करता है उसे भी यूज करने का काम कौन करता है? कैरोटीनॉइड्स। जिससे वेवलेंथ की रेंज क्या होती है? बढ़ जाती है। तो जिस वेवलेंथ को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं उसे भी यूज करने का काम किया है कैरोटीनॉइड्स ने। बोलो ये दोनों पॉइंट क्लियर? अब दोबारा सुने पूरी बात इस ग्राफ की। सबसे पहला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूछा जाएगा किसके किसके बीच में ग्राफ है? बोलेंगे इट इज द ग्राफ बिटवीन लाइट एब्जॉर्ब वर्सेस वेवलेंथ। लाइट एब्जॉर्ब वर्सेस वेवलेंथ के बीच में मतलब यहां पे हमने अलग अलग पिगमेंट के ऊपर लाइट को डाला। जैसे क्लोरोफिल ए है, इसके ऊपर अलग अलग लाइट को डाला, तो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा सबसे ज्यादा? ब्लू को। फिर किसे करेगा? सबसे कम किसे करेगा? ग्रीन को करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ब्लू रीजन में हमें पीक दिखाई दिया, रेड रीजन पे दिखाई दिया, मिनिमा कहां पे दिखाई देता? ग्रीन पे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल बी का ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका है? क्लोरोफिल बी। इस पे भी हमने अलग अलग लाइट डाली तो देखा ये भी सबसे ज्यादा किसे एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू को। फिर किसे एब्जॉर्ब करता है? रेड को। सबसे कम किसे करेगा? ग्रीन। लेकिन जब हम लोग कैरोटीनॉइड्स को देखा, ये जो रेड कलर से बना है ये कौन सा है? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का ग्राफ जब देखा गया तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसे एब्जॉर्ब करता है? ब्लू को। फिर ये किसे और कर सकता है? ग्रीन को भी कर सकता है। तो इस बात को याद रखें कि ये जो ग्रीन लाइट है जिसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करती उसे भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? कैरोटीनॉइड्स। तो जो कैरोटीनॉइड्स है इसने वेवलेंथ की रेंज को क्या किया है? बढ़ा दिया है। अब सारे पिगमेंट जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो अल्टीमेटली उसे यूज कहां पे किया जाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो सभी ने मिलकर जो फोटोसिंथेसिस किया है, अब इस बात को याद रखना, यहाँ पे कई बच्चों को ये डाउट होता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड तीनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा। नहीं, सभी ने जो फोटोसिंथेसिस की है मिला के ग्राफ बनाया जाता है तो यहाँ पे एक ही ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ के बीच में जो ग्राफ आया है इस ग्राफ को नाम क्या दिया? एक्सन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? तो वही लिखा है, ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ, नाम है एक्सन स्पेक्ट्रम। एक्सन स्पेक्ट्रम देखा गया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां पे हो गई? तो कहां पे होती है? ब्लू रीजन में। और कहां पे होती? सबसे कम ग्रीन रीजन में हमें होते हुए दिखाई देती है। तो यहां पे भी याद करें सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू में है, फिर रेड में है, सबसे कम ग्रीन में है। चीज ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रीन रीजन को क्लोरोफिल तो बिल्कुल एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है। मतलब कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस ग्रीन में भी होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस ग्रीन रीजन में होते हुए दिखाई दे रही, इट इज ड्यू टू, क्या बोलोगे? ड्यू टू कैरोटीनॉइड। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है?
तो हमें यहाँ पे जो ग्रीन रीजन में ये जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दिख रही है, इसका कारण क्या है? कैरोटीनॉइड्स की वजह से दिखाई देती है। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे इन दोनों ग्राफ को बना ले, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो पॉइंट लिखा है PAR, ये भी कहीं लिख लेना अलग से। 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेव लेंथ है, इसे नाम दिया PAR, या फिर इसी को फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यही वो वेव लेंथ है जो फोटोसिंथेसिस में यूज की जाती है। तो ये अलग से कहीं पे लिखना, ये मैंने लिख दिया है, जगह नहीं थी। ये जो क्लोरोफिल ए का जो पीक है, ये लगभग रखना आप 440 के आसपास, और जो बी का पीक है कहां पे रखोगे? लगभग 460 के आसपास, और ये यहाँ पे रखेंगे लगभग 670 के आसपास, है ना? तो बस ये पीक रखना, ये वैल्यू याद नहीं करनी है ना? तो इस तरह से मैंने बता दिया आइडिया। ये हाफ से थोड़ा पहले रहेगा, ये हाफ के थोड़ा बाद में रहेगा, बस ये है यहाँ पे, ये याद नहीं करना है।
ये दोनों ग्राफ बनाए सभी ने। सेल डिवीजन वाला मॉड्यूल मंगाया था। कितने लोग लाए हैं? देखिए यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे ग्राफ बना हुआ है ये भी एनसीईआरटी का ग्राफ है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो दोनों ग्राफ है इन्हें कंपेयर किया गया है। ये कंपैरिजन ग्राफ है। तो जब दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो देखें यहाँ पे इस बात को याद रखें कि यहाँ पे ये जो ग्राफ हम लोगों ने खींचा है ये तो था एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, यही वाला ग्राफ है। अब इस ग्राफ को हम लोग इन तीनों से मैच करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये सबसे ज्यादा किसके समान है, किसके सबसे ज्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पे इन तीनों ग्राफ को मैच किया गया। देखें इस ग्राफ को इमेजिन करो कि यहाँ पे ले जाते हैं तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है उससे इसकी सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है, जबकि जो क्लोरोफिल बी है यहाँ पे क्लोरोफिल बी का ग्राफ देखा गया तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर निकल जाता है। तो देखो क्लोरोफिल बी का तो पीक बहुत ऊपर है तो इसकी सिमिलरिटी क्लोरोफिल बी से उतनी ज्यादा नहीं है जितनी क्लोरोफिल ए से है, कैरोटीनॉइड से तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बताया गया कि जब एक्शन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच किया गया तो देखो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसका ग्राफ बनाते हैं। उसका भी ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये इस तरह से ग्राफ आता है। तो ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये रहा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया और ये दूसरा ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ है? ये एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, ये वाला। तो दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीईआरटी में पूछा है कि बताइए ये जो दोनों ग्राफ हैं आपस में समान है या नहीं है। तो आंसर है बिल्कुल दोनों एक समान है होते हैं, क्योंकि दोनों का पीक हमें कहां पे मिलता है? ब्लू रीजन में मिलता है। दूसरा पीक कहां पे मिलता है? रेड में। और दोनों का मिनिमा सबसे ज्यादा कम कहां पे हमें दिखाई देते हैं? ग्रीन रीजन पे। दोनों की यही कहानी। लेकिन अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है कि बताइए ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। तो वो पॉइंट लिखा है बोथ ग्राफ सिमिलर बट नॉट 1-to-1 ओवरलैप। इसका मतलब समझ गया ना? इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल ए जो है बिल्कुल इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाता। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो 1-to-1 ओवरलैप नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लगभग समान तो हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक समान है, इसीलिए क्लोरोफिल ए को क्या माना गया है? क्लोरोफिल ए जो है इट इज मेन और चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला गया है। मेन और चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब फोटोसिंथेसिस का जो मुख्य वर्धक है, जो मुख्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट माना गया है वो किसे माना गया है? क्लोरोफिल ए को। तो याद रखना आगे चल के अभी हम लोग जब फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो उसमें मेन काम किसका होता है? क्लोरोफिल ए का होता है। वही पूरी फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। रिमेनिंग जो भी पिगमेंट बच जाते हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब क्लोरोफिल ए की सहायता करने का कार्य करते हैं, जिन्हें बोला जाता है एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? या फिर हिंदी में बोलते हैं सहायक वर्धक बोला जाता है। क्या बोलेंगे? सहायक वर्धक बोला जाता है। तो याद रखें मुख्य जो फोटोसिंथेटिक वर्धक है उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल ए। तो तीसरे नंबर पे उस ग्राफ को भी बना लें।
कंपैरिजन ग्राफ, और उसके नीचे 2 पॉइंट लिखे उन्हें भी नोट करें। कंपैरिजन ग्राफ, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हिंदी में चाहे तो लिख लें, इसे बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम को बोलते हैं क्रियात्मक स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम को क्रियात्मक, एब्जॉर्प्शन को अवशोषण स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। तो दोनों के नाम हिंदी में भी याद कर लेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम और क्रियात्मक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। कंपैरिजन ग्राफ में 2 पॉइंट लिखे हैं, बोथ ग्राफ सिमिलर, सिमिलर का मतलब समान है, बट 1 to 1 बट नॉट 1 to 1 ओवरलैप। लास्ट वाली लाइन लिखी, क्लोरोफिल ए क्या है, मेन या चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, या चाहे तो हिंदी में लिख ले मुख्य प्रकाश संश्लेषण वर्धक बोला जाता है, मुख्य वर्धक है ये, यही फोटोसिंथेसिस को आगे पूरा नियंत्रित करने का कार्य करेगा, क्लोरोफिल ए।
ग्राफ बना लिए सभी ने? देखें यहाँ फोटोसिंथेसिस को हमें पता है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। बहुत डिटेल में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। लाइट रिएक्शन जो होती है ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्टोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, डार्क रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ CO2 होता है। डायग्राम से समझाया था मैंने आपको। हम लोग अब और ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें और क्या होता है। लाइट रिएक्शन जो होती है इसका दूसरा नाम याद करेंगे, इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल फेज। दोबारा बोलो नाम क्या है? लाइट रिएक्शन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड अपॉन लाइट, लाइट पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। जब तक लाइट आ रही है लाइट रिएक्शन चलेगी, इसलिए नाम पड़ गया है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, यहाँ पे ये है ग्रेनम और ये है स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन कहाँ चलेगी? ग्रेनम में चलती है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? स्टोमा लैमेली। इसमें लाइट या डार्क कौन सी चलती है? लाइट रिएक्शन ही चलती है, ये भी बताया था मैंने आपको, याद है ना? स्टोमा में केवल चलती डार्क रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक थाइलेक्वाइड को हम लोगों ने निकाल के देखा, ये सिंगल थाइलेक्वाइड है। थाइलेक्वाइड का जब डायग्राम हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे हमें दिखाई देती है बाहर एक झिल्ली होती है। याद रखना यहाँ पे दो बनी है, इसका मतलब ये नहीं दो मेम्ब्रेन है। कितनी लेयर होती है? एक। उसी लेयर को एक्सटेंड करके जब हम लोग देखते हैं, उस लेयर के अंदर हमें मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या मिलेंगे? अंदर हमें मिलती है जगह, उसे नाम दिया गया है ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। इसमें पानी भरा रहता है और चारों तरफ झिल्ली है। इस झिल्ली में हमें क्या मिलते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कितने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं? कई सारे। लेकिन यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये रहते हैं ग्रुप में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ग्रुप में। कई सारे ग्रुप होते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप को उठा के हम लोगों ने देखा तो हमें यहाँ पे कितने पिगमेंट मिले? 250 से 400 पिगमेंट। कितने मिले? 250 से 400 पिगमेंट यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। इन 250 से 400 पिगमेंट का जो ग्रुप है इसे नाम दिया जाता है फोटो सिस्टम। क्या नाम दे? यहां पे इसे नाम दिया गया फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में देखा गया है, अब ध्यान से सुनना हर पॉइंट को। फोटो सिस्टम में देखा गया कि यहां पे एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है, सिंगल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का, ये काम करता है एज अ रिएक्शन सेंटर। कैसे काम करेगा? रिएक्शन सेंटर। अब जैसे बच गए जो मॉलिक्यूल वो काम करते हैं एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल, या बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे मैंने बताया कि फोटो सिस्टम में कितने पिगमेंट हो सकते हैं? 250 से 400 के बीच में। मान लेते हैं यहाँ पे 300 पिगमेंट है। कितने हैं? 300 पिगमेंट है। इन 300 में कोई एक पिगमेंट कैसे काम करेगा? रिएक्शन सेंटर की तरह। किसकी तरह? रिएक्शन सेंटर। मतलब आगे की फोटोसिंथेसिस यहीं से होने वाली है, तो इसको नाम अलग से दे दिया है। क्या नाम दिया? रिएक्शन सेंटर। तो एक मॉलिक्यूल तो काम करेगा रिएक्शन सेंटर की तरह। आपसे पूछा जाएगा बताओ ये जो एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, ये क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, या कैरोटीनॉइड? क्या बताओगे? हमेशा क्लोरोफिल ए ही होगा। अब जो मॉलिक्यूल इसके अलावा जो बच गए, कितने बच गए? 299। ये सब कैसे काम करेंगे? एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कैसे काम करेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। थोड़ा तेजी से बोले, कैसे काम करेंगे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का ही दूसरा नाम एंटीना मॉलिक्यूल या फिर एसेसरी पिगमेंट बोला जाता है। इन पिगमेंट का काम क्या होता है? ध्यान से सुनना कि यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये है जिसे नाम दे रहे हैं रिएक्शन सेंटर। ये घिरा रहता है किससे? ये घिरा रहेगा चारों तरफ से एंटीना मॉलिक्यूल, या जिन्हें बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। एंटीना मॉलिक्यूल या एसेसरी पिगमेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट मिलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे कि क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल जो है उसने तो ये बना दिया है रिएक्शन सेंटर। रिमेनिंग जो भी मॉलिक्यूल बच गए वो सब मिलके क्या बनाने वाले? लाइट हार्वेस्टिंग। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या इन सब में हमें क्या मिलने वाले हैं? क्लोरोफिल बी। और कौन मिलेगा? और इसमें मिलेंगे कैरोटीनॉइड्स, जो कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को मिला के बोलते हैं, तो कैरोटीनॉइड। ये सारे पिगमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना। तो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये जो पिगमेंट होते हैं यही क्या बनाते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या जैसे बोलेंगे एंटीना मॉलिक्यूल। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इनका काम क्या है? जो भी लाइट आ रही है इस लाइट को लाके कलेक्ट करके कहां पे पहुंचाते हैं? क्लोरोफिल ए के पास।
क्लोरोफिल ए ही होता है, ये आगे चल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और आगे की फोटोसिंथेसिस यही कराएगा। इसीलिए तो इसे अलग से नाम दिया गया है। क्या नाम देते हैं? रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ पे देखो मैंने यही सेंटर में जो बनाया है ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर है। और जो ब्लू कलर से जो भी मैंने बनाया ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सभी को मिला के नाम क्या दें? बोलेंगे फोटो सिस्टम। क्या नाम देंगे? फोटो सिस्टम। प्लांट के अंदर दो फोटो सिस्टम मिलते हैं, PS1 और PS2। कौन कौन सा? PS1 का मतलब फोटो सिस्टम 1 और PS2 का मतलब फोटो सिस्टम 2। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये जो 1 और 2 नाम दिया गया है किस बेसिस पे? तो बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर हो गया उसका नाम क्या दे दिया? PS1। जो बाद में हुआ उसका नाम क्या दे दिया? PS2। PS1 और PS2 के पास इनका रिएक्शन सेंटर है और इसके रिएक्शन PS1 के रिएक्शन सेंटर का नाम लिखा है P700। क्या नाम है? ये जो P700 है ये क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? क्लोरोफिल ए। इसे एक स्पेशल नाम दिया P700। क्यों दिया है? क्लोरोफिल ए का ये जो मॉलिक्यूल है, P का मतलब हो गया पिगमेंट और 700 का मतलब हो गया कि मैक्सिमम वेवलेंथ ये कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है? अप टू 700 नैनोमीटर। कितनी? यहां पे लिखा हुआ है कि PS2 के रिएक्शन सेंटर का नाम P680। बोलो P का मतलब क्या है? पिगमेंट। 680 का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब करेगा? 680 नैनोमीटर। दोबारा से सुनो, PS1 और PS2 किस बेसिस पे नाम दिए गए हैं? डिस्कवर। कौन पहले डिस्कवर हुआ? PS1। कौन बाद में हुआ? PS2। यहाँ पे PS1 का रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है? P700। P700 क्लोरोफिल ए है या बी? ए ही है। अरे सोचना ही नहीं, रिएक्शन सेंटर में ऐसा कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे P700 क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, इसे स्पेशल नाम दिया है P700। P का मतलब है पिगमेंट, 700 का मतलब ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर। उसी तरह से P680 कितनी मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा? 680 नैनोमीटर। बोलो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? और इनके पास इनका क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे LHC बोला गया है, या इसी को क्या बोल सकते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल या फिर SSI पिगमेंट। बोले ये बात समझ में आ रही है? तो ये लिख लें, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम फोटोकेमिकल फेज। और इस तरह से ये फोटो सिस्टम और ये हैं रिएक्शन सेंटर्स। किसका? PS1 और PS2 है थोड़ा सा डिफरेंस, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है इनका रोल। ये P680 P700 इनका कुछ स्पेसिफिक वर्क है। ये सेकंड नंबर वाला ग्राफ सभी ने बना लिया है? P680 इस तरह से लिख देना। P का मतलब है पिगमेंट और 680 का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड 680 नैनोमीटर। इस तरह से
देखिए हम लोगों ने जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं सारी बातें। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लोरोफिल की सिंथेसिस से। क्लोरोफिल की सिंथेसिस आज आपकी मोल कॉन्सेप्ट की रिवीजन क्लास नहीं लगेगी, मोल कॉन्सेप्ट की रिवीजन क्लास नहीं लगेगी। ध्यान से सुने, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने बात की है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल की जो सिंथेसिस होती है एक अमीनो एसिड यूज किया जाता है जिसका नाम क्या बताया था, ग्लाइसिन। बोलो नाम क्या है। और एक कंपाउंड है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सारे लोग दोबारा बोलें क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन दोनों मिलके यहाँ पे जो कंपाउंड बनाते हैं उसका नाम क्या है, प्रोटोक्लोरोफिल। लेकिन प्रोटोक्लोरोफिल को बनाने के लिए कौन कौन सा मिनरल चाहिए, कौन कौन सा मिनरल चाहिए, मैग्नीशियम एंड आयरन। देखो लिखा हुआ है मैग्नीशियम और आयरन बना प्रोटोक्लोरोफिल। प्रोटोक्लोरोफिल से अगर हमें क्लोरोफिल बनाना है तो लाइट चाहिए या नहीं चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए क्या, चाहिए। तो लाइट और हाइड्रोजन दोनों ही चीजें चाहिए। लेकिन अगर लाइट ना मिले तो फिर उस कंडीशन में प्लांट की जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, येलो। ऐसे प्लांट को नाम क्या देना, इटियोलेटेड प्लांट। प्लांट का नाम बोलो क्या है, इटियोलेटेड प्लांट को हम लोग कैसे रख देते हैं, डार्क में अगर रखते हैं तो प्लांट कैसा हो जाएगा, इटियोलेटेड। मतलब उसकी जो लीफ है वो ग्रीन कलर की नहीं रहेंगी, कैसी हो जाएंगी, येलो कलर की हो जाएंगी। इस बात को याद रखें। कैरोटीनॉइड की बात करते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं उसमें दो तरह का, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। मुझे बताओ कि यहाँ पे जो कैरोटीन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैरोटीन का नाम बीटा कैरोटीन, जबकि ज़ैंथोफिल मोस्ट कॉमन कौन सा है, ल्यूटिन। बीटा कैरोटीन कहाँ मिलेगा, कैरेट में मिलेगा, जबकि ल्यूटिन कहाँ मिलेगा, मेज में मिलेगा। सभी को बोलना है कहाँ मिलेगा, मेज में मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कौन बदलेगा, क्या बताओगे, कैरोटीन बदलने का काम करता है। बोलो ये पॉइंट क्लियर। कैरोटीनॉइड्स एक्ट एज अ सील्ड पिगमेंट, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, सील्ड पिगमेंट की तरह काम करते हैं। जबकि क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का भी काम करते हैं। और याद रहे कि यहाँ पे जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये वेवलेंथ की रेंज को बढ़ाने का काम करते हैं, ये ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बोलो ये पॉइंट क्लियर था। फिर आगे हम लोग बढ़ गए। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ग्राफ देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फिर इनका कंपैरिजन। तो सबसे पहले मुझे बता दें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ बिटवीन लाइट एब्जॉर्ब वर्सेस वेवलेंथ। दोबारा बोलो किसके किसके बीच। पहले मुझे ये बताते हैं PAR का फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। यही वेवलेंथ जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये पॉइंट समझ में आया था। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 400 से 500 नैनोमीटर के बीच में जो रीजन है इसे क्या बोले, ब्लू या रेड, ब्लू रीजन। 500 से 600 और 600 से 700 रेड रीजन है यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्लोरोफिल ए जो है ये कौन कौन सी लाइट को मेन रूप से एब्जॉर्ब करेगा, तो सबसे ज्यादा ब्लू को करेगा, फिर और सबसे कम। तो ये क्लोरोफिल ए और बी दोनों के लिए ही ये बात करेक्ट है। लेकिन कैरोटीनॉइड्स के लिए पूछा जाए कौन कौन सा एब्जॉर्ब करता है, तो बोलेंगे ब्लू को ऑरेंज करता और ग्रीन को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जो काम क्लोरोफिल नहीं करते हैं, मतलब ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसे भी एब्जॉर्ब करने का काम कैसे कैरोटीनॉइड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि एक्शन स्पेक्ट्रम इज द ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस वेवलेंथ। तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम कहाँ मिला, ब्लू पे, देन रेड पे और सबसे कम ग्रीन पे। ग्रीन पे जो फोटोसिंथेसिस है ड्यू टू कैरोटीनॉइड, ये लिखा हुआ था अभी मैंने, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे अगर एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मैच करते हैं तो एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा किसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच करेगा, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए को ही बोला जाता है मेन या चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मुख्य प्रकाश संश्लेषण वर्धक, इसी को बोला जाएगा। बोलो ये पॉइंट क्लियर था। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि दोनों ग्राफ जो होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं या नहीं है, बोलेंगे सिमिलर है, समान है। लेकिन 1 to 1 ओवरलैप होते हैं क्या, बोलेंगे नहीं होते हैं। बोलो ये पॉइंट क्लियर था। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फोटोकेमिकल फेज। ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करेगा, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड करता है, जब तक लाइट है तब तक लाइट रिएक्शन चलेगी, इसीलिए बोला गया है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रेना में या स्ट्रोमा में, ग्रेना में होती है, या फिर बोलेंगे स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड में भी होती है, जबकि स्ट्रोमा में नहीं होती है। लाइट रिएक्शन अगर देखते हैं एक थाइलेक्वाइड को उठा के, थाइलेक्वाइड के अंदर की जो जगह होती है उसे नाम देते हैं ल्यूमेन। क्या बोलेंगे, थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है एक है या दो,
एक ही है, उसे एक्सटेंड करके देखा तो उसमें कई सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिले। 250 से 400 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो एक ग्रुप था उसका नाम क्या दिया? फोटो सिस्टम। क्या नाम है? फोटो सिस्टम में कोई एक ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जो काम करेगा रिएक्शन सेंटर की तरह। वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल या बी? हमेशा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा। बचे हुए मॉलिक्यूल कैसे काम करते हैं? एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना मॉलिक्यूल, या फिर उन्हीं को बोलेंगे एसेसरी पिगमेंट। सहायक वर्धक इसे बोला जाता है। एसेसरी का मतलब जो सहायता करते हैं, तो सहायक वर्धक भी इसे बोला जाता है, जो कि कौन कौन से? क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। जबकि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने फोटो सिस्टम प्लांट में मिलते हैं? दो। कौन कौन सा? PS1 और PS2। PS1 का रिएक्शन सेंटर का नाम P680 या P700, P700। जबकि PS2 के रिएक्शन सेंटर का नाम P680। P का मतलब क्या है? पिगमेंट। और 680 का मतलब क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब कितनी करेगा? 680 नैनोमीटर। बोलो यहां तक क्लियर है? जल्दी से ये मॉड्यूल निकालें सेल डिवीजन का, मॉड्यूल नंबर 1। क्वेश्चन बोला था सॉल्व करने के लिए, और बोला था कि नेक्स्ट टर्न पे आएंगे मंडे को तो मॉड्यूल लेके आएंगे। बोला था ये नहीं? क्वेश्चन सॉल्व किए सभी ने? आ जाए पेज नंबर 216 पे। 216 पेज नंबर 216 पे देखें। यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखें सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल नंबर 1 पेज नंबर 216 पे बिगिनर बॉक्स 1 दिया है। बिगिनर बॉक्स 1, बिगिनर बॉक्स 1। जिसके पास मॉड्यूल हो उसके आसपास में शिफ्ट हो जाए। बिगिनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इस क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए या थर्ड होना चाहिए? कितने बच्चे बोल रहे हैं सेकंड ही होना चाहिए आंसर? सेकंड ही होना चाहिए। कितने बच्चे कहें थर्ड होना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ये पढ़ा नहीं है क्या? माइटोसिस में पूछा गया है कि जो क्रोमोसोम जो होता है ये सेंट्रोमियर तक कहां पे स्प्लिट होगा? देखें यहां पे इस बात को याद रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोगों ने जब माइटोसिस पढ़ा था तो उसमें जब क्रोमोसोम का डायग्राम बनाते थे तो प्रो फेज में कुछ ऐसा डायग्राम बनाते थे। देखो यहाँ पे क्रोमोसोम कुछ ऐसा बनाया था जिसमें क्रोमैटिड पास पास में रहते हैं, लेकिन मेटाफेज में जाके ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम में क्रोमैटिड होते हैं ये हमें दूर दूर में कहां पे दिखाई देते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज में यहाँ पे देखें जो क्रोमैटिड हैं ये दूर दूर तक चले गए हैं, मतलब क्रोमैटिड स्प्लिट हो गया है, अलग अलग हो गया है। कहां तक? सेंट्रोमियर तक। सेंट्रोमियर तक स्प्लिट हुआ है। लेकिन सेंट्रोमियर खुद कब स्प्लिट होता है? जब ये एनाफेज में आता है तो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से टूट जाता है। तो ये जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है ये कब होती है? एनाफेज में। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्प्लिटिंग कहां तक? सेंट्रोमियर तक। वो तो कहां होती है? मेटाफेज में। अब पढ़ो क्वेश्चन दोबारा से, देखो समझ में आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन के अलावा बताएं बिगिनर बॉक्स 1 में कोई और डाउट हो। बिगिनर बॉक्स 2 पे आ जाएं। बिगिनर बॉक्स 2 पेज नंबर 220 पे दिया गया है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं सारे लोग क्या होना चाहिए। लिखा है एनाफेज में हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हमें दिखाई देंगे? 2 क्रोमैटिड दिखाई देंगे। कितने? 2। अच्छा एनाफेज 1 में 2 क्रोमैटिड हैं, लेकिन एनाफेज 2 में कितने क्रोमैटिड दिखाई देंगे? हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड दिखाई देंगे? 1, 2 या 4? एक क्रोमोसोम में कितने?
एक क्रोमोसोम में दो नहीं दिखाई देंगे, एक ही तो दिखाई देगा। हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनो। आप अपनी कॉपी में निकालो डायग्राम जो आपने बनाया, एनाफेज 1 का डायग्राम निकालो जल्दी से। एनाफेज 1 में डायग्राम देखो क्या बनाया है। एनाफेज 1, मियोसिस 1 में, मियोसिस में जाओ, माइटोसिस में नहीं, मियोसिस 1। मियोसिस 1 में अब जाओ एनाफेज पे। एनाफेज, एनाफेज 1 का डायग्राम देखो। अब उसमें क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में देख के बताओ कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं। कई लोग को अभी भी एक दिख रहा है। एनाफेज 1 में देखो, आपने ऐसा डायग्राम बनाया है, देखो। एनाफेज 1 में, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम का पेयर था, अब पेयर का एक क्रोमोसोम जो है वो ऊपर जा रहा है, इस तरह से देखना। ये एक क्रोमोसोम ऐसे जा रहा है और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से बना हुआ है। ये एनाफेज 1 का डायग्राम है, ध्यान से समझना इसे। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, इस क्रोमोसोम में आपको, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? दो हैं। अरे भाई, एक क्रोमेटिड ये रहा ऊपर और दूसरा क्रोमेटिड ये है नीचे। तो क्रोमेटिड कितने हैं? दो। लेकिन अब आप जाएं, जब आपने मियोसिस सेकंड पढ़ा है, मियोसिस सेकंड में जाओ, उसमें एनाफेज सेकंड का डायग्राम देखो। एनाफेज सेकंड के डायग्राम में देखो, आपने कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पे मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में आपने ऐसे क्रोमोसोम बनाया है इस तरह से, बीच में क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं। लेकिन एनाफेज में जाके क्रोमोसोम बीच से टूट गया है, तो इस क्रोमोसोम में अब एक ही क्रोमेटिड बचा है और जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें भी एक क्रोमेटिड। मतलब हर एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितना है? एक ही तो है। तो एनाफेज 1 में याद रखना, हर एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड का नंबर कितना? दो। और यहाँ पे क्रोमेटिड का नंबर कितना है? ये क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एनाफेज 1 में पूछा गया है। हो सकता है क्वेश्चन में एनाफेज 2 में पूछ दे कितने क्रोमेटिड होते हैं, तो वो आंसर आपको पता होना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई है? बताएं, इसके अलावा बिगिनर बॉक्स सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें डाउट आ रहा है। उसके बाद बताएं, एक्सरसाइज 1 में पेज नंबर 221 में अप टू द क्वेश्चन नंबर 18 तक, 18 में, अच्छा पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6। कई लोगों ने जब क्वेश्चन लगाया वो इसमें डाउट आया होगा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट लाइन में लिखा है एग सेल, अंड कोशिका लिखा है। अंड कोशिका को अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिख दो एन, हैप्लॉइड। अंड कोशिका में कंडीशन क्या होती है? एन, हैप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, पेज नंबर 221, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 6 में आपने लिखा है एग सेल। एग सेल में कंडीशन क्या है? एन या 2n? एन कंडीशन है। तो यहां पे इस बात को याद रखें कि एग सेल में कंडीशन है एन। इधर देखें, एग सेल में कंडीशन है एन, आपको दिया है n इज इक्वल टू 10। आप मुझे बताओ 2n, सोमैटिक सेल जो दी गई है उसमें कंडीशन होती है 2n, तो 2n इज इक्वल टू कितना होगा? अरे बोलो कितना? 10 में 2 का गुणा करो, कितना हुआ? 20। जब ये सेल एनाफेज में जाएगी, एनाफेज, तो एनाफेज में क्या होता है? कुछ स्पेशल होता है क्या? क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डबल। तो बोलो एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 40। बस यही क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। आंसर है 40। तो इसमें बस ये देखना था, सेकंड लाइन में लिखा है एग सेल, अंड कोशिका जिसमें कंडीशन रहती है हैप्लॉइड, उसी में दिया है कितने क्रोमोसोम है? 10, ये दिया गया है। तो n इज इक्वल टू 10 दिया है और हमें एनाफेज में निकालना है कि क्या कंडीशन होने वाली है। 13th क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अ सेल? सेल जब साइज में इंक्रीज करती है, जब उसकी ग्रोथ होती है, तो के आई की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और के आई की वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए सेल में क्या होता है? डिवीजन। ये तो बताया है क्लास में। बताओ इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा हुआ है स्लिपिंग ऑफ कियास। कियासमेटा जो है किनारे कब पहुंच जाता है और कब कियासमेटा खत्म हो जाता है? तो कियासमेटा किनारे जब पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को पूछा गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन। देखें हिंदी में क्या लिखा है। हाँ, तो हम लोगों ने लिखा है टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन को ही लिखा गया है उपांति भवन। उसके बगल में लिख लो
टर्मिनलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है ना, डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास मेटा। टर्मिनलाइजेशन का मतलब है फिफ्थ क्वेश्चन, बताएं अप टू द क्वेश्चन नंबर 29 तक। 29 कौन सा? 17 क्वेश्चन देखें सारे लोग। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एनाफेज सेकंड में जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल पे जाते हैं तब क्या होता है। तो याद रहे यहां पे जो स्पिंडल फाइबर हैं वो धीरे धीरे शॉर्ट होते, छोटे होते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर बना कैसे है। स्पिंडल फाइबर बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन के मिलने से। ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में मिले, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है हर एक सर्कल, ये क्या बताया? ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलके ये जो तंतु जो फाइबर बनता है इसी का नाम क्या दिया? स्पिंडल फाइबर। ट्यूबुलिन प्रोटीन जब मिलते हैं आपस में, प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। तो स्पिंडल फाइबर बन गया है। अब स्पिंडल फाइबर जब बना तो यहाँ पे मेटाफेज में हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये है क्रोमोसोम। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेटाफेज सेकंड की, तो क्रोमोसोम हमें कैसे दिखेंगे? पेयर में। ये वह पेयर, एक क्रोमोसोम ऊपर एक क्रोमोसोम नीचे है, और ये वह सेंट्रियोल, इस तरह से। लेकिन जब हम लोग एनाफेज में जाते हैं तो एनाफेज में हमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे भागते हुए दिखाई देते हैं। तो जब अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम मूव करेंगे तो ये जो स्पिंडल फाइबर है इसकी लंबाई धीरे धीरे क्या हो जाएगी? घट जाएगी, हटना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ट्यूबुलिन प्रोटीन हटते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डीपॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे? ये अपने मॉड्यूल में वर्ड भी दिया है। तो जब ट्यूबुलिन प्रोटीन मिले आपस में, प्रोसेस का नाम पॉलीमराइजेशन। ट्यूबुलिन प्रोटीन जब हटते हैं, प्रोसेस का नाम डीपॉलीमराइजेशन। अगर पूछा जाए पॉलीमराइजेशन होते हुए कहां पे आप देखेंगे, तो बोलेंगे मेटाफेज में देखेंगे। डीपॉलीमराइजेशन कहां पे देखेंगे? एनाफेज में। क्यों एनाफेज में? क्योंकि एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर है उसकी लंबाई क्या हो रही? घटने का काम। तो स्पिंडल फाइबर घटता कहां पे है? बोलेंगे एनाफेज में। एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर है धीरे धीरे इसकी लंबाई क्या होगी? घटेगी, क्योंकि ये क्रोमोसोम धीरे धीरे कहां जा रहा है? एक पोल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड लिखा हुआ है, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा जो एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड है, आप लोग कल भी दोबारा से ये मॉड्यूल लेके आए। जब भी नेक्स्ट टर्न है, परसों है आपके, तो परसों लेके आए। एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ध्यान से सुन लें। आप जो है, जो हम लोगों ने न्यूक्लियस, सेल डिवीजन और ये जो चैप्टर है इसमें जहां तक आ रहा है, अब एक एक टॉपिक हर एक दिन जब भी होगा हम लोगों का टर्न, तो 10 मिनट निकाल के वो जो टॉपिक है उसका रिवीजन भी करेंगे। जैसे अगले टर्न पे जब आप आए तो जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम वाला पोर्शन था उसे आप पढ़ के आए, उसे हम लोग रिवाइज भी करेंगे क्लास में, है ना? तो उसे भी करके आएंगे। चलिए।